सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, यही हम आशा करते हैं। सर्दी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, यानी ये माने कि अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। अगर बात करें कल की, तो कल सुबह का पारा जो था वो 1.5 डिग्री तक यहाँ पे चला गया है, यानी संभावना है माइनस में भी जाने की। एमपी का सबसे ठंडा शहर अभी बन चुका है। बाकी जगह भी सर्दी काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। बर्फ़, कल तो बर्फ़ भी जम गई थी बाहर, इसलिए सर्दी से बचाव ही उपाय है। आप भी बच के रहें, बच्चों और बुजुर्गों को भी बचा के रखें। सुबह और शाम घर से नहीं निकलें तो ही बेहतर है। जो भी अपने ज़रूरी कार्य हैं वो दिन में ही निपटा लें। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। एक अच्छा कोटेशन आपके लिए है कि किसी रिश्ते की असली परीक्षा यह है कि आप असहमत हों फिर भी एक दूसरे का हाथ थामे रहें। यानी किसी भी रिश्ते की अगर हम असली परीक्षा की बात करें तो वो ये है कि आप असहमत हों, यानी उस रिश्ते में आप असहमत हैं फिर भी एक दूसरे का आप हाथ थामे रहते हैं। यानी आपके विचार नहीं मिल रहे फिर भी आप उस रिश्ते को थामे हुए हैं। यही रिश्तों की असली परीक्षा है। यानी एक ना यही सोचना होता है कि एक ना दिन एक सुधार तो होगा। इधर केंद्र सरकार की मनमानी की खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से कि कल, वैसे बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। वैसे तो 2026 में ये मान लें कि चुनाव का वर्ष रहेगा, क्योंकि काफी जगह चुनाव है। तो कल बंगाल में ईडी ने ममता बनर्जी के वहां पे छापा मार दिया। यानी एक लीडर पे छापा मारना कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय है चुनाव के टाइम पे, क्योंकि ये अपनी रणनीति पे यही काम कर रहे हैं कि जो हमारी बात मान लेगा वो तो बेदाग है, जो नहीं मानेगा हमारे विरोध में सामने टक्कर में आएगा उस पे दाग ही दाग है। यही रणनीति सरकार ने बना रखी है। गृह मंत्री जी ने कल वहां पे छापा मार डलवाया है। तो ममता बनर्जी कोई फाइल लेके जा रही हैं उनकी, वो उन्होंने वीडियो भी शेयर की, फोटो भी डाल दी कि वो अपना डाटा चुरा के ले गई। लेकिन ममता बनर्जी का उल्टा आरोप है कि जो हमारी चुनावी रणनीति थी या अन्य जो जरूरी डॉक्यूमेंट थे वो सब ईडी ने चुरा लिए हैं। जनता विरोध में है कि ये तानाशाही ऐसी नहीं होनी चाहिए। लोग वही है कि नासमझ बनते हैं, मेन बात तो यही है। अपनी अपनी पार्टी का गीत गाते रहते हैं, लेकिन ये बहुत तरीका गलत है। पार्टी बनाई किसने है? पार्टी भी हमने बनाई। पार्टी को बढ़ावा किसने दिया? हमने दिया है। अगर गलत है तो उसका विरोध करना चाहिए। क्यों हम पार्टी के पीछे भाग रहे हैं? अगर ममता बनर्जी गलत है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। क्यों तृणमूल के पीछे भाग रहे हैं? अगर ईडी से जो छापा मरवाया है वो गलत है, गलत तरीका है, तो हमें उसका भी विरोध करना चाहिए। क्यों बंधे हम किसी के पीछे? बाकी ये विषय बहुत ज्यादा सोचनीय है कि सुरक्षित इस देश में कोई भी नहीं है। अगली खबर चांदी को लेकर रहेगी कि सोने चांदी के भाव दिन रात बढ़ रहे थे। कल के चांदी में हुआ ये कि चांदी जो थी वो 2,48,000 रुपये पहुंच चुकी थी। कल ही उसमें 12,174 रुपये की गिरावट हो गई। यानी एक ही दिन में 12,174 रुपये की गिरावट आ गई। यानी कितना बड़ा रिस्क है इसमें निवेश करना, कितना बड़ा खेल है। कम नहीं होते 12,174 रुपये एक ही दिन में कम होना।
इसलिए निवेश भी सोच समझ के करें। पैसे वाले निवेश कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वेट कर लेंगे कि आज नहीं तो कल बढ़ेगी, कल नहीं तो 2 साल बाद बढ़ जाएगी, वो तो ये इंतजार कर लेंगे। लेकिन एक आम आदमी अगर इनमें फंसता है तो वो सोचनीय विषय है, वो अपने हिसाब से ही आगे बढ़ सकता है। अगला, ये अगली न्यूज रहेगी हेल्थ को लेके है कि बाहरी खाना जो हम मंगवाते हैं यानी ऑर्डर पे या होटलों में जाके खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। खास करके मोटापे की, डायबिटीज की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी उसमें लोग सुधार नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में तो सरकार ने ये बोल दिया है कि लोग प्रोसेस्ड नहीं, असली खाना अपने घर का बना हुआ ही खाएं। यानी सरकार ने अमेरिका में तो चेतावनी जारी कर दी है कि बाहरी खाना लोग नहीं खाएं, अपने घर पर बनाया हुआ खाना खाएं तो ही स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन भारत में खतरा ये बढ़ चुका है कि 29% जो लोग हैं वो मोटापे के शिकार हो चुके हैं, फिर भी 13% की दर से डिब्बाबंद खाना बढ़ रहा है। यानी भारत में 29% लोग मोटापे की समस्या या डायबिटीज की समस्या से ग्रसित हैं, फिर भी हर साल 13% बढ़ोतरी उसमें हो रही है। यानी डिब्बाबंद खाना मंगवाने में 13% की बढ़ोतरी हर साल यहाँ पे हो रही है। इससे बच्चे भी मोटापे के शिकार हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा अपने मन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम स्वाद के चक्कर में या आलसीपन के चक्कर में बाहरी खाना मंगवाते हैं, खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों की हेल्थ के लिए। अभी से बताओ 13% बच्चे जो 13% बच्चे हैं वो मोटापे के शिकार हो चुके हैं, तो आने वाले भविष्य में उन बच्चों की क्या हालत होगी ये आप जान ही सकते हैं। इसलिए अपना न सही अपने बच्चों के लिए ये सब न करें। आज का दिन किस ये विशेष है ये बता देता हूँ कि 9 जनवरी एक विशेष दिन रहा है, वो है प्रवासी भारतीय दिवस। यानी आज ही के दिन 1915 महात्मा गांधी 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यह दिन प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। यानी आज ही के दिन महात्मा गांधी जी 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। बात ठंड की कर रहे थे कि 25 साल बाद जनवरी में ठंड का नया रिकॉर्ड बना है। यानी जनवरी में इतनी ठंड 25 साल बाद ये चीज देखने को मिली है। 100 साल में दूसरी बार है जब जनवरी का दिन सबसे ठंडा रहा है, वरना तो दिसंबर के ही सुनने में आते थे। लेकिन 100 साल में दूसरी बार और 25 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जनवरी का सबसे ठंडा दिन कल का रहा है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि सीने में दर्द है तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं, ठंड से बचें। सर्दी बढ़ने के साथ हार्ट और ब्रेन अटैक के मरीज बढ़ रहे हैं। 30 से 50 साल के युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। 15 दिन में अकेले इधर एक शहर में 51 लोगों की मौत हो चुकी है हार्ट वाली दिक्कत से। इसलिए सर्दी से बचें, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या युवा हों, सभी को इससे बचना है। क्योंकि इसमें साफ साफ दे रखा है कि 30 साल से 50 साल के जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा इसके शिकार हुए हैं। यानी 15 दिन में 51 लोगों की मौत होना हार्ट से बहुत ही सोचनीय विषय है। इसलिए सर्दी से बचें। अगर सीने में दर्द हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर आप लें।
एक इसमें वैकेंसी के बता देता हूँ। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, इसमें 22,000 पोस्ट हैं। हालांकि पोस्ट फिलहाल कम है, लेकिन रेलवे का हमेशा ये रहता है कि लास्ट तक पोस्ट बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें विरोध प्रदर्शन भी होगा। ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी आती है, अच्छी वैकेंसी होती है, इसलिए इसमें पदों की बढ़ोतरी होगी। जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो पद देख के पीछे न हटे, पदों की निश्चित तौर पे इसमें बढ़ोतरी होगी। 21 जनवरी से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। 4 सेक्शन के इसमें सवाल होंगे, जीके का वेटेज अधिक होगा, यानी इसमें गणित के 25 सवाल होंगे जो 25 अंक के होंगे, जीके के 30 क्वेश्चन होंगे वो 30 अंक के होंगे, सामान्य विज्ञान के यानी जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे वो 25 अंक के होंगे, और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और 100 ही नंबर के वो क्वेश्चन होंगे। सबसे ज्यादा बात करें तो उसमें जीके का रहेगा 30 क्वेश्चन, उसके बाद नंबर आएगा गणित और जनरल साइंस का 25-25 क्वेश्चन, और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन है। इसमें अगर योग्यता की बात करें तो 10वीं पास इसमें योग्यता दी गई है, और परीक्षा जो है वो ऑनलाइन मोड पे होगी। इसमें 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में आपको करने होंगे। अगर बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग की तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। अगर इसमें आवेदन शुल्क की बात करें यानी फॉर्म चार्ज की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए इसमें 500 रुपये दिए गए हैं और अन्य वर्गों के लिए 250 रुपये दिए गए हैं। यानी जनरल के लिए इसमें 500 रुपये है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी इनके लिए 250 रुपये चार्ज इसमें लगेगा। इसमें सबसे ज्यादा बात करें तो ट्रैक मेंटेनर के पद हैं जो 12,500 पद इंजीनियर विभाग के अंतर्गत आते हैं। इसमें ट्रैक मेंटेनर के सबसे ज्यादा 11,000 पद हैं। वहीं ट्रैफिक पॉइंट्समैन बी के कुल 5,000 पद हैं। अगर उम्र की बात करें तो 18 से 33 वर्ष की आयु है। यानी संक्षेप में आपको बता दिए कि अच्छी वैकेंसी है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, अच्छे अच्छे सभी को तैयारी करनी है। उम्र का इसमें 18 से 33 साल दी गई है। एग्जाम शुल्क आपको बता दिया है कि जनरल के लिए 500 है, बाकी सभी के लिए 250 रुपये होगा। इसमें 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में आपको पूरा करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहेगी, यानी जो क्वेश्चन आपको 100% आता है वही क्वेश्चन आपको करना है, बाकी तुक्का मारने से इसमें आपको बचना होगा। अगले कुछ करंट की बता दूं कि भारतीय सूचना सेवा आईआईएस के अधिकारी ममता वर्मा को दूरदर्शन न्यूज का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। यानी दूरदर्शन न्यूज का नया डायरेक्टर जनरल अधिकारी ममता वर्मा को नियुक्त किया गया है। अगली इंफॉर्मेशन देखिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 170 से अधिक स्मारकों संग्रहालयों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू की है। यह सुविधा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जुड़े एप्स पर मिलेगी। इसमें भारतीयों को 500 रुपये, विदेशियों को 50% की छूट मिलेगी। यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 170 संग्रहालयों के लिए यानी दर्शनीय स्थल के लिए ऑनलाइन टिकट की सेवा शुरू कर दी है। ये ऐप के जरिए मिलेगी। इसमें इस ऐप से अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा तो भारतीयों को तो वो 5% छूट मिलेगी और विदेशी को 50%। मतलब सीधा सा फायदा यही है कि विदेशियों को इसमें फायदा होगा कि 50% तक की छूट मिलेगी, क्योंकि वो लोग लाइन में लगना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो ज्यादातर ऑनलाइन ही टिकट बुक करना चाहेंगे, तो उनको उसमें 50% तक की छूट मिल जाएगी। यानी अब ये डबल लग रहा था चार्ज यहाँ पे अपने ज्यादातर जगह पे कि भारतीय के लिए 100 रुपये था तो विदेशियों के लिए 200 रुपये था। वही अब हो जाएगा कि भारतीयों के लिए 95 रुपये और विदेशियों के लिए 100 रुपये। यानी सीधा सा अर्थ है कि विदेशियों को इसमें फायदा देने के लिए ये सब हो रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा
कि 2016 ओलंपिक के कुश्ती में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन रही है? क्वेश्चन है 2016 ओलंपिक के कुश्ती में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? वो है साक्षी मलिक। अगली बात आपको लेके रहेगी और एक प्रेरणा भी रहेगी कि अज्ञान को कर्म में बदलते हुए देखने से ज्यादा बुरा कुछ नहीं है। एक लेखक रहे हैं जेठे, उन्होंने कहा कि अज्ञान को कर्म में बदलते हुए देखने से ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं है। यानी एक अज्ञान है, उसको अब अगर हम कर्म में बदलते हुए देख रहे हैं तो हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। इसमें पंडित जी ने भी कुछ अच्छी बात बताई है कि कुछ ऐसा करें कि सपने अशांति का कारण न बने। यानी कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि सपने हैं वो अशांति का कारण न बने। नींद भी निराली होती है, कम आए तो बीमारी, ज्यादा आए तो भी बीमारी। नींद का संबंध सपनों से भी है। नींद के सपने बीमारी के लक्षण हैं, यानी जो नींद में सपने आते हैं वो बीमारी के ही लक्षण हैं। जागते हुए सपने देखना संकल्प का प्रतीक है, यानी जो व्यक्ति जागते हुए सपने देखता है वो संकल्प का संकेत है कि वह व्यक्ति कुछ न कुछ नया संकल्प ले रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम सपने देखते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियां इधर उधर घूमती हैं। इसे REM यानी रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी बताते हैं कि पुतलियां यदि भीतर ही भीतर घूमे तो सपने आते हैं, या सपनों में ऐसा होता है। यानी पुतलियां अगर हमारी अंदर ही अंदर घूमे तो उस समय हमें सपने आते हैं। अब चूंकि अधपकी नींद सपनों की संतानें हैं और नई नई बीमारियों को जन्म देने वाली है, इसलिए दिन में एक प्रयोग किया जा सकता है। यानी सपनों से बचने के लिए दिन में आप एक प्रयोग कर सकते हैं। कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें, अपनी पुतलियों को भीतर ही भीतर अपने मस्तिष्क में देखें, जैसे छतरी खोलकर भीतर से झांका जा रहा है। उसे सहस्त्र चक्र कहते हैं, जहां देखना है। अगर दिन में 2-3 बार इसका अभ्यास करें तो पुतलियां घूमेंगी नहीं, सपने नहीं आएंगे, या सपनों में पुतलियां नहीं घूमेंगी तो सपने अशांति का कारण नहीं बनेंगे। यानी रात में जो सपने आते हैं वो अशांति का ही कारण बनते हैं। अगली बात बच्चों और पेरेंट्स को लेकर रहेगी कि बच्चे से जिरह नहीं करें, संवाद करें। बच्चे से पूछे सवाल ऐसे हों जो उसकी भावनात्मक समझ को बेहतर बनाएं। सही सवालों पर किए मंथन से बच्चे के व्यक्तित्व को सही दिशा मिलेगी। यानी बच्चे से जिद न करें, आप सही से संवाद करें, संभाल कर बच्चे से सवाल करें। यानी बच्चे से कोई भी आपको सवाल करना है तो थोड़ा संभल कर ही करें। सवाल केवल जिज्ञासा जाहिर नहीं करते, पूछने वाले की मंशा भी स्पष्ट कर देते हैं, यानी सामने वाला क्या पूछना चाहता है। खासतौर पर जब बात बच्चों से किए जाने वाले सवालों की हो तो इनका चयन और भी अधिक संभल कर किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल जिज्ञासा और मंशा से कहीं आगे बच्चे के मन को भी प्रभावित करते हैं। आज स्कूल कैसा रहा, ऐसे कई प्रश्न हम बच्चों से पूछते हैं जिनके आशय से बच्चे सहम जाते हैं। जहां सवाल को बच्चे के लिए एक मार्गदर्शक होना चाहिए, वहीं वो उसके भय करते या तनावग्रस्त कर देता है कि दरअसल माता पिता जानना क्या चाह रहे हैं। यानी अगर हम ऐसे बच्चे से सवाल करेंगे तो बच्चा डरा सा सहमा सा महसूस करता है, क्योंकि पूरे दिन की थकान से बच्चा परेशान हो जाता है। कुछ वहां पे परेशानी हो भी जाती है, क्योंकि बच्चा जो है वो बच्चा होता है, वो नासमझ होता है। अगर स्कूल जैसे क्वेश्चन ही घर पे माता पिता करेंगे तो बच्चे के मन में अलग ही एक भाव आएगा। उससे अच्छा है कि हमें थोड़े अलग उससे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि बच्चे को थोड़ा अच्छा भी फील हो और वो जवाब भी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपना दे। इसलिए मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछना है कि तुम्हारे आज के दिन का सबसे अच्छा पल कौन सा था। यानी आप ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारे आज के दिन का सबसे अच्छा पल
जो पल है वो कौन सा था? यह सवाल बच्चे को सकारात्मक ढंग से अपने दिन पर नजर डालने के लिए प्रेरित करेगा और उसमें आशा का एहसास जगाएगा। यानी अगर हम ये पूछेंगे तो बच्चा अपने दिन के काम पे थोड़ा सा प्रकाश डालेगा, सोचेगा और फिर अच्छे से उसका जवाब भी देगा। दूसरा पूछ सकते हैं कि आज तुमने अपनी किस गलती से सीखा? यानी दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं कि आज आपने अपनी किस गलती से सीखा है। ऐसे सवाल बच्चे को यह समझने में मदद करेंगे कि असफलता गुनाह नहीं है, भूल चूक या नाकामयाबियां गुरु की तरह हमें सिखाने के लिए हमारे जीवन में आती हैं। यानी अगर हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे भी ये सोचेंगे कि गलतियां होना स्वाभाविक है, हम गलतियों से ही सीखते हैं, इसलिए बच्चा आपको जो होगा वो सही सही बताएगा। तीसरा पूछ सकते हैं कि आज किसको देखकर तुम्हें उस पर गर्व हुआ? यानी आज आपने ऐसा क्या देखा कि उस पे आपको गर्व हो रहा है? यह प्रश्न बच्चे में समानुभूति विकसित करता है, वह दूसरों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है, जो उसे हर तरह के अहम से दूर रखने का तरीका है। यानी बच्चे से ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा उस दिन तो कुछ नहीं किया होगा, लेकिन कल जाके ऐसा कुछ वो देखेगा या कोई ऐसा व्यक्ति देखेगा जिस पे वो गर्व महसूस करे या उसे कुछ उसमें सकारात्मकता भरी जाए। चौथा पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या था आज जो तुम बेहतर कर सकते थे? यह शिकायत नहीं, समस्या के निदान की प्रेरणा है। ऐसे सवाल अपने दिन को बेहतर ढंग से देखने का मौका देते हैं, किसी भी तरह की नकारात्मकता में डूबे बिना। पांचवा पूछ सकते हैं कि आज तुमने किसकी मदद की? यह सवाल अगर रोज बच्चे से पूछा जाए तो उसकी सोच का दायरा व्यापक होगा, व्यवहार में एक सौम्यता आएगी, वो लोगों के काम आने, उनकी मदद करने को तत्पर बनेगा। यानी अपने को बच्चे को ये बनाना है कि अपना बच्चा किसी दूसरे की मदद करे, तो बच्चे से क्वेश्चन हमेशा पूछना चाहिए कि आज तुमने किसकी मदद की। छठा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आज तुमने क्या अच्छा सीखा? यह प्रश्न नतीजों से दूर सीखने की दिशा में बढ़ने में मदद करेगा। बच्चे को अपना सीखा है साझा करने में खुशी होने लगेगी और परीक्षा के डर के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा डरेगा नहीं, बल्कि कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करेगा। सातवां क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुम नया क्या करना चाहते हो? यह है सवाल आत्म शक्ति को बढ़ावा देने और मनचाही बात को साफ कह पाने के साहस का। उत्कृष्टता जरूरी नहीं है, विकास जरूरी है। यानी ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है कि तुम क्या नया करना चाहते हो। ये क्वेश्चन तो बच्चे से हर माता पिता को पूछना भी चाहिए। नियमितता का समझौता, इसमें खुद के साथ एक लिखित समझौता तैयार करें और उस पर हस्ताक्षर करें। इसमें नियम तोड़ने पर वास्तविक सजा तय करें, जैसे जिम न जाने पर अपना पसंदीदा काम उस दिन नहीं करेंगे। खुद को सुविधा से वंचित करने जैसा दंड भविष्य के लिए चेतावनी की तरह काम करता है। यानी हमें कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए। यानी कोई अगर हम संकल्प लेते हैं, कोई काम करते हैं, अगर उस दिन नहीं किया तो हमें ऐसे नियम बनाना चाहिए कि हमें खुद को ही सजा देनी चाहिए। उससे क्या होगा, खुद को सजा देंगे, क्या सजा देंगे? खुद को ये दे सकते हैं कि जो भी हम मनपसंद काम करते हैं, मान लो शाम को 1 घंटा फोन चलाना है, तो उस दिन नहीं चलाना है कि मैंने ये गलती की थी इसलिए मैं आज ये फोन नहीं चला रहा। अगले दिन आपसे वो गलती होना मुश्किल हो जाएगा, यानी गलती को सुधारना इससे आसान हो जाएगा। बात करें नमक की, आपको नमक के फायदे बताऊंगा। नमक केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि घर की सफाई और रोजमर्रा की समस्याओं में भी बेहद उपयोगी। यानी नमक हम किस किस उपयोग ले सकते हैं? यानी पैन की सफाई, जले हुए पैन या कढ़ाई पर नमक छिड़ककर नींबू से रगड़ने पर गंदगी आसानी से निकल जाती है। यानी कोई भी वस्तु जल जाती है, या कढ़ाई मान लो या कुछ और बर्तन मान लो अपना, अगर वो जल जाता है तो आप उसमें नमक छिड़क के ऊपर से नींबू रगड़ दोगे तो वो साफ हो जाएगा। इस्त्री होगी साफ, गर्म इस्त्री की प्लेट पर थोड़ा नमक डालकर कपड़े से रगड़ें, इससे मैल और चिपचिपापन हट जाएगा। ये तो मैंने भी करके देखा है। यानी प्रेस के जो नीचे से कभी हो जाता है ना, कपड़ा जल के प्रेस के चिपक जाता है, तो उसको साफ करने का एक तरीका अच्छा है कि नमक उस प्रेस पे छिड़क दें आप और फिर कपड़े से साफ कर दें, वो नीचे से साफ हो जाएगी। पीतल के बर्तन चमकेंगे, नमक और सिरके का पेस्ट बनाकर पीतल पर लगाने से उसकी चमक लौट आती है। यानी पीतल का बर्तन अगर हमें चमकाना है तो नमक और सिरके का पेस्ट बनाएं और उस पे उससे साफ पीतल को कर दें। तेल के छींटे रोकें,
पैन में खाना बनाते इसमें किनारों पर थोड़ा नमक डालने से तेल के छींटे कम उड़ते हैं। अगर हम खाना बनाते हैं, अगर वो खाना उछलता है तो किनारों पर नमक छिड़क दें तो वो कम उछलेगा। कॉफी के दाग दूर होंगे। मग या कप में जमे कॉफी के दाग नमक रगड़ने पर आसानी से साफ हो जाते हैं। यानी चाय और कॉफी के अगर बर्तन में दाग लग जाएं और लग भी जाते हैं तो अगर उसको साफ करना है तो नमक उस पर रगड़ दें, वो अच्छे से साफ हो जाएगा। कुछ हंसी की बातें बताऊंगा, सही बात बताऊंगा। मजाक भी होगा कि जितना अंगूठा या उंगली आपकी फोन पर चलती है उतना अगर किसी माला पर चलती तो भगवान मिल जाते। यानी जितना आपका अंगूठा या उंगली अपने फोन पर चलता है, अगर उतना किसी भगवान की माला पर चलते, यानी माला जपने में चलते, तो भगवान कब के ही मिल जाते। बड़ी समस्या है। पापड़ एक ऐसी चीज है जिसे जहां से तोड़ना चाहो वहां से कभी नहीं टूटता। यानी एक बड़ी समस्या है कि पापड़ को हम जहां से तोड़ना चाहिए वो वहां से कभी नहीं टूटता है। धन्यवाद। आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। आपका दिन शुभ हो।